हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा यह वीडियो लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 दूसरा हिस्सा है। अगर आपने हमारा पहला हिस्सा नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको इस वीडियो का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारा आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में से आप क्या समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का एक फॉर्मूला भी होता है कि कुल उपयोगिता माइनस कुल उपयोगिता n-1। यहाँ पे इस फॉर्मूला को दिखाया गया, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। देख, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, तो उपभोग के सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उपभोग की सभी इकाइयाँ कुल इकाई से जो आपको कुल इकाई के उपभोग से जो भी आपको उपयोगिता मिलती है उसके योग को हम कहते हैं कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग होता है। तो द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी के योग के। तो इस तरह से आपका 2 प्रश्न इसमें सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो आप ध्यान देंगे, पूरक वस्तुएं वे हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे स्कूटर और पेट्रोल। ये पूरक वस्तुएं हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। आपको यह याद रखना है कि पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध। अर्थात पूरक वस्तु में एक का भाव गिरेगा तो दूसरे का मांग बढ़ जाएगा, दूसरे का मांग बढ़ेगा तो पहले का भाव, मतलब पहले का भाव गिरेगा तो दूसरे का मांग बढ़ जाएगा। वही आप देखेंगे, आप स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि होने से स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तु, अब दूसरी वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तु। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, एक ही उद्देश्य के लिए। यहाँ ध्यान देंगे, पहले वाले प्रश्न में क्या कह रहा था, साथ में, और यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी ये दोनों स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है। ऐसी वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर चाय की भाव में वृद्धि होगी तो लोग चाय छोड़ करके कॉफी पीना पसंद करेंगे, इस तरह से कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसे मूल्यों का समावेश नहीं होता। तो उत्पादन फलन में क्या होता है कि हम जितने भी उत्पादन के साधन उपयोग कर रहे हैं और उससे जो उत्पादन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध बनता है, मतलब उत्पादन के साधन और उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच का संबंध उत्पादन फलन दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यह प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन सीमित है। हम सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन क्या है, यह सीमित है, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है, हम कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं। तो को अर्थव्यवस्था के साधनों के वैकल्पिक उपयोग के बीच चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों के उपयोग से असीमित वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो हमें वैकल्पिक उपयोग करने के लिए चुनाव करना पड़ता है, उसे ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं को बताएं कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो इसमें देखेंगे हम, पहला है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा।
उत्पादन के साधन की जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, जो भी हम उत्पादन साधन उपयोग कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से एवं कुशल तरीके से उपयोग करें। और तीसरा है स्थिर तकनीक, तकनीक में बीच में उत्पादन प्रक्रिया में जो तकनीक उपयोग कर रहे हैं उनका कोई भी हेरफेर नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। और चौथा है दो वस्तुएं, दो वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे तो हमें उत्पादन फलन समझ में आएगा कि पहली वस्तु से जो हम उत्पादन की साधन लगा रहे हैं उनसे हमें कितना उत्पादन मिल रहा है और दूसरी वस्तु से कितना मिल रहा है। उपभोक्ता संतुलन क्या है? असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा समझते हैं। इस प्रकार जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तब वह संतुलन की अवस्था में होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई उपभोक्ता अपने वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करता तब वह किस अवस्था में होता है, संतुलन अवस्था में। मतलब अपने साधनों का उपयोग करके और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, साधनों का उपयोग करता है और संतुष्टि जो है वो अधिकतम प्राप्त करता है, तब वह संतुलन की अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है मूल्य घटने पर बजट रेखा किस ओर बढ़ेगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए क्या कह रहा है, मूल्य घटने पर बजट रेखा। तो देखेंगे आप, मूल्य घटने पर बजट रेखा अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं पर निर्भर करता है। देखेंगे मूल्य घट रहा है सही है, लेकिन बजट रेखा जो अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि उपभोक्ता की जो वास्तविक क्रय शक्ति है वह उसकी आय होती है। एक भी उपभोक्ता का वास्तविक क्रय शक्ति उसकी क्या होती है, आय होती है, तथा उपभोग की वस्तुओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की मूल्य उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती है। तो चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ देखेंगे आप, चित्र में ये है आपकी, ऊपर दिखाया जा रहा है गुड्स और इधर दिखाया है गुड्स एक्स और गुड्स इधर गुड्स वाई। अब इसमें क्या है कि इसकी जो कमोडिटी है, मांग है, वो मूल्य बढ़ने पर और मूल्य घटने पर जो मांग है, जैसे कि अगर किसी मूल्य पर एक्स वस्तु की 2 यूनिट मांगी जा रही है तो उसी मूल्य पर गुड्स वाई की 4 यूनिट मांगी जा रही है। अब मूल्य घट गया गुड्स वाई की और यहाँ पे इसे 3 यूनिट मांगी जा रही है और यहाँ पे एक्स की गुड्स एक्स की 4 यूनिट मांगी जा रही है, यानी कि यूनिट जो यहाँ पे टोटल था आपका वो घट रहा है। तो ये जो टोटल मतलब कि आपकी जो यूनिट्स की मांग है वो धीरे धीरे घट रही है, तो ये नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। इस तरह से उपभोक्ता की जो मतलब बजट सेट है, वो बजट जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बजट जो है अपरिवर्तित रहेगा। यह चित्र बताती है कि उपभोक्ता अपनी सीमांत आय से पी क्यू आर एस टी तथा एस वस्तु खरीद सकता है। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु पर खर्च कर दे तो 10 इकाई खरीद सकता है। उपभोक्ता अपनी सीमा रेखा या बजट रेखा से बाहर किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है क्योंकि उपभोक्ता की आय जो है वो सीमित है। तो सीमित आय जो है, सीमित आय से हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए उपभोक्ता जो अपनी बजट रेखा से बाहर किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। तो मूल्य घटने पर भी बजट रेखा क्या रहेगा, अपरिवर्तित। मूल्य घटने के बाद भी किसी भी उपभोक्ता का बजट रेखा जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मांग वक्र कब शिफ्ट करता है, कब शिफ्ट करता है मतलब कब खिसकता है। तो देखेंगे उपभोक्ता मांग वक्र जब शिफ्ट करता है जब मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध बताता है। कब, जब ये मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच क्या होगा, विपरीत संबंध, उल्टा। अगर मांग बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मूल्य जो है घटा है, या मूल्य घटा है तो मांग बढ़ रहा है। इस विपरीत संबंध के कारण उपभोक्ता की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। तो यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम होगी एवं कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। और यही जो है मांग का नियम भी है कि कम कीमत पर ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम और कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है, तो मांग वक्र जो एक रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं। यानी कि मांग को जब हम एक रेखा चित्र से प्रदर्शित करते हैं मांग को, तब उसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहा जाएगा। यह मांग वक्र की कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र जो है, कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा, इनके बीच जो है वो विपरीत संबंध है। अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ये विपरीत संबंध को दर्शाता है। इस विपरीत संबंध के कारण ही
मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम होगी एवं कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी, या विपरीत संबंध इनके बीच होता है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। ये मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन एवं उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है कि मांग मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने का कुल व्यय रीति क्या है। मांग की लोच मापने की एक महत्वपूर्ण रीति जो है वो है कुल व्यय रीति। इसमें इस रीति का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि मांग की लोच मापने का कुल व्यय रीति किसने प्रतिपादित किया था, तो मार्शल ने। इस रीति से यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो कुल व्यय बराबर होता है कुल वस्तु की कीमत गुना मांग की मात्रा। तो इस तरह से हम निकालते हैं कुल व्यय रीति से मांग की लोच। मांग की लोच मापने का ज्यामितीय या बिंदु रीति क्या है? तो ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने के। तो इस रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच जाती है, और इसके लिए एक फार्मूला है यहाँ पे कि ज्यामितीय रीति के अनुसार आधार पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल निचला भाग बटा ऊपर का भाग। अगला प्रश्न है आपका, श्रेष्ठ वस्तु अर्थात सामान्य वस्तु एवं घटिया निम्न स्तरीय वस्तु में अंतर स्पष्ट करे या अंतर करे। तो ये श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ होता है, बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ, अर्थात जब आपका आय घटेगा तो मांग घटेगा और आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। धनात्मक ढाल वाले आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती है, यानी कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाएगी मांग में भी वृद्धि होती जाएगी, तथा इसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी समान दशा में मांग की भी कमी उत्पन्न करती है। यह है सामान्य वस्तुओं की मांग, यानी कि सामान्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर सामान्य वस्तु आय बढ़ने पर मांग बढ़ता है और आय घटने पर मांग घटता है। वहीं घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है। क्या करता है? उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है, यानी कि आय स्तर जो है कम है, आप कम कमा रहे हैं तब आप घटिया वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे मोटे अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा आदि। इनका आय मांग पर ऋणात्मक ढाल होता है। जैसे आय बढ़ेगा इनका मांग घट जाएगा, अर्थात ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं, ऐसे नीचे की तरफ गिरते हैं। तो ये थे आपके श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तु। अगला प्रश्न है आपका, मांग क्या है, इसके निर्धारक तत्वों को बताएं। तो देखेंगे मांग, अन्य बातें समान रहने पर, ये बातें आपको हर समय मिलेंगी, अन्य बातें समान रहे, अदर सेम रिमेनिंग द चेंज। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक होता है, जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है तथा योग्य है। यहाँ अगर वो योग्य नहीं है तब इसे मांग नहीं कहा जाएगा। तो एक उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है तथा योग्य है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाएगा। तो मांग निर्धारक तत्व का मतलब मांग को निर्धारक तत्व जो है वो है पहला वस्तु की उपयोगिता, आय का स्तर और धन का वितरण। चौथा है आपका वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, मतलब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, स्थानापन्न वस्तु में उपलब्ध है या नहीं, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका है कि नहीं, इससे मांग प्रभावित होता है। अगर वस्तु की कीमत, आप ध्यान देंगे यहाँ पे वस्तु की उपयोगिता, अगर आप ठंडी के दिनों में फैन खरीदने चले जाएं तो क्या इसकी उपयोगिता है? नहीं है, तो ये इसको नहीं खरीदा जाएगा। वहीं आय का स्तर, अगर आपके आय का स्तर आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, आप अगर महीने का 10,000 कमाते हैं 10 के, और आपको 20,000 रुपए का कोई सामान खरीदना हो तो क्या आप उसे खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो ये आय का स्तर भी मांग को निर्धारित करता है, और धन का वितरण कि किसके पास कितना धन है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा नंबर, वस्तु की कीमत। अगर कोई वस्तु 20 रुपए की है और अगर आपको 50 रुपए का मिल रहा है तो आप उसे अवश्य ही नहीं खरीदेंगे। तो वहीं पे क्या है कि यहाँ पे वस्तु की एक सही कीमत होनी चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब उसके बाद उससे जुड़ी जो वस्तुएं हैं, जैसे आप खरीदने जाते हैं हीटर और उससे जुड़ी वस्तु तार, तार का मूल्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। वह स्थानापन्न वस्तुएं, आप हीटर खरीदने जा, अलग अलग कंपनियों की हीटर्स जो हैं आप उसे खरीदते हैं, तो ये स्थानापन्न वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी प्रभावित करती हैं मांग को। और भविष्य में कीमत की परिवर्तन की आशंका, अगर आपको लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो आप ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, और भविष्य में कीमत घटेगी तो आप वस्तुओं की कम मांग करेंगे या मांग नहीं भी करेंगे। अगला प्रश्न है, बाजार मांग क्या है? देखेंगे बाजार मांग
फलन से ज्ञात होता है किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्न को शामिल किया जाता है: जनसंख्या का आकार एवं आय का वितरण। ये जो है मतलब कि जब एक बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा जो मांग की जाती है उसे हम बाजार मांग कहते हैं। तो इस तरह से इस भाग 2 में इतने ही प्रश्न, और अगले भाग में हम मिलते हैं आपके साथ भाग 3 पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा RHR कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, और आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करें, और आपको अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा।